स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। तो दोस्तों, टुडे वी आर मूविंग टू द न्यू सीरीज़। बेसिकली पिछले 2-3 जो सेशंस थे मेरे, जो मैंने ओपन यूट्यूब पे डाले हुए थे, उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज़, दैट इज़ हिस्ट्री ऑप्शनल हॉराइजन सीरीज़। ये सीरीज़ में हम लोग एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं? सी आई हैव स्कोर्ड 300 प्लस इन ऑप्शनल बाय माई सेल्फ, एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू गिव दैट नॉलेज टू यू ओवर हियर। ये नॉलेज काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। ये एंटायर जो सीरीज़ है उसका एक बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस जो सबसे पहले है, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अब आपके पास हार्डली 3 महीने ही बचे हुए हैं। सितंबर के मिड में वापस से मेंस देना है, तो हार्डली 3 महीने आपके पास। अब ये 3 महीने में हिस्ट्री ऑप्शनल को टैकल कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक बेस लगेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है इज़ रिलेटेड टू द अप्रोच। हिस्ट्री ऑप्शनल की जब हम बात करते हैं तो अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चन इटसेल्फ या फिर एंटायर सिलेबस इटसेल्फ इज़ वेरी लार्ज। तो जब सिलेबस लार्ज रहेगा, देन ऑब्वियसली आप सब कुछ नहीं पढ़ते बैठोगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बेस लगेगा, तो वो भी हम लोगों को इस पर्टिकुलर सीरीज में डेवलप करना है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को देखनी है इज़ रिलेटेड टू द ईच एंड एवरी सेक्शन में कुछ डूज होते हैं एंड कुछ डोंट्स होते हैं। तो ये डूज एंड डोंट्स जो है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू टेक दिस एंटायर सीरीज। ये हार्डली 13 to 14 लेक्चर वाली ही सीरीज रहेगी, एंड आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर सीरीज इन सच वे कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया जो है हिस्ट्री ऑप्शनल का आ जाए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसे टुडे का आज का जो सेशन है इज़ रिलेटेड टू द एंशिएंट इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको सारे टॉपिक तो पढ़ने ही रहते हैं, बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर फोकस करोगे, देन वहाँ से जो हिट रेशियो है यूपीएससी का वो बैठता ही बैठता है। तो वैसे वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे। देर आफ्टर यही टॉपिक जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक आई एम गोइंग टू शो यू, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देर आफ्टर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली आते कैसे है। एंड देर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेशन जो होगा दैट विल बी ऑन दी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आई एम गोइंग टू राइट सर्टेन आंसर्स बाय माई सेल्फ, ताकि आपको पता चले कि जो 300 प्लस कैंडिडेट होते हैं उनके आंसर्स एग्जैक्टली होते कैसे हैं। तो एक दिन में आके हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, एंड देयर आफ्टर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डेट पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। तो मैं खुद आंसर लिखूंगा, सर्टेन आंसर्स आई एम गोइंग टू राइट, एंड देयर आफ्टर सर्टेन आंसर जो उसका एक अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू बेयर मिनिमम 2 आंसर्स। एक का आंसर मैं खुद लिखूंगा एंड देयर आफ्टर एक आंसर है उसका मैं अप्रोच बताऊंगा। तो ये जो है बेसिकली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे पे होगा। सेम थिंग विल हैपन फॉर द मीडिएवल इंडिया, कि एक दिन मैं मीडिएवल इंडिया का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे पे आके आई एम गोइंग टू टेक दी PYQ के आंसर राइटिंग सेशन। सेम थिंग विल हैपन फॉर द मॉडर्न इंडिया, कि एक दिन टॉपिक डिस्कशन एंड देयर आफ्टर फिर उसके PYQ, एंड सेम थिंग विल हैपन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। तो रफली पकड़ के चलना कि 12 to 15 लेक्चर्स हम लोगों को लगेंगे, एंड ये 12 to 15 लेक्चर्स में व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दैट द बेस ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, डूज एंड डोंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड एक कंपैरेटिव एनालिसिस। ये कंपैरेटिव एनालिसिस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, बिकॉज हिस्ट्री ऑप्शनल जो है उसमें बहुत ही एक मिसनोमर है, माइथोलॉजी है कि भाई हिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं आते हैं। वो मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सीरीज। एंड अगर आपको मार्क्स लाने हैं, मुझे आ गए या 300 प्लस, टॉपर्स को आते हैं 300 प्लस, देन ऑब्वियसली आपको भी आएंगे, बट वो लाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस सीरीज। तो टुडे इज बेसिकली अप्रोच, और टुडेज टॉपिक इज बेसिकली एंशिएंट इंडिया। एंड एंशिएंट इंडिया के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, नोट पैड ऑन नहीं किया मैंने। या तो एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। एंशिएंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एंड देयर आफ्टर मॉडर्न वर्ल्ड। इन सब के जो है रफली 15 से लेके 10 टॉपिक जो है, 10 to 15 टॉपिक्स वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड देयर आफ्टर उसी की हम लोगों को इसमें बात जो है वो करनी है। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स मूव। ओके, सबसे पहले जो है एंशिएंट इंडिया की हम बात करेंगे, बट एंशिएंट इंडिया की जब हम बात करेंगे तो लेट्स गो टू द पेपर, एंड पेपर में जाके कुछ चीज़ें समझते हैं कि एंशिएंट इंडिया जो है इट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। एक होता है आपका प्री हिस्ट्री। ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है इट इज़ दैट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री जहाँ पे इंसानों को लिखना नहीं आता था। एंड अगर इंसान लिखेंगे ही नहीं तो हम लोगों को उनके बारे में पता कैसे चलेगा। एट द मोस्ट दिस पीपल हैव लेफ्ट अस द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी भी यहाँ से सवाल पूछता ही नहीं है
ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है दैट इज बेसिकली और पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। एंड फिर यहाँ से मैक्सिमम फोकल जो यूपीएससी का होता है वो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वही बेसिकली प्री हिस्ट्री से आता है। तो मैंने बहुत टाइम पे बच्चों को देखा है कि भाई प्री हिस्ट्री भी जो है बच्चे रटते बैठते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर भी अभी देखेंगे कि यूपीएससी नहीं पूछता है प्री हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में से कुछ भी। एट द मोस्ट यूपीएससी ने मेगालिथिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बट पैलियो, मेजो, नियो, चैल्को के ऊपर यूपीएससी यूजुअली सवाल नहीं पूछता है। एंड अगर वो आए तो वो भी बेसिकली हड़प्पन कल्चर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन की हम आज बात भी करेंगे, बट मैक्सिमम फोकल जो है ये एस्पेक्ट में से या फिर ये एरिया में से आपका मैपिंग का ही होना चाहिए। एंड देयर आफ्टर आपका प्रोटो हिस्ट्री मतलब हड़प्पन पीरियड जो है, एंड देयर आफ्टर एक्चुअल हिस्ट्री दैट इज वैदिक पीरियड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो आगे बढ़ने से पहले लेट जस्ट लुक एट द पेपर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज दैट कि पेपर 1 जो होता है हिस्ट्री ऑप्शनल का इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट रीजन इट्स बाय यूपीएससी में कैंडिडेट जो है दे आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 250 मार्क्स। बच्चों को लगता है कि भाई उपिंदर सिंह रट लेंगे एंड उपिंदर सिंह रटने के बाद जो है एंशंट इंडिया बढ़िया हो जाएगा। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द किड्स आर हैविंग सर्टन सॉर्ट ऑफ एनिमोसिटी टुवर्ड्स मीडिएवल इंडिया, तो इसकी वजह से मीडिएवल इंडिया ठीक से होता ही नहीं है। एंड फिर इसका ड्रॉबैक जो मैं आज आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे ही अगर आप पेपर 1 अगर देखोगे तो दिस इज 2022 वाला ही पेपर जो यूपीएससी का मेंस हुआ था लास्ट ईयर वाला। एंड इसमें यू कैन क्लियरली सी जो क्वेश्चन 1 जो है इट इज़ मैपिंग। एंड इसमें आपको सारे पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक यही मैक्सिमम दिखाई देंगे। तो पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक साइट। Thereafter, early village settlement is obviously one of the earliest village settlement is Mehergarh in India. It is a Neolithic site. Again Neolithic site, Neolithic Chalcolithic site, Harappa, Megalithic burial site. Thereafter फिर second संगम literature, सातवाहना, अशोका, गुप्ता। तो कुछ कुछ जो है बेसिकली जो प्री हिस्ट्री के अलावा जो है प्रोटो हिस्ट्री एंड एक्चुअल हिस्ट्री यहाँ से भी थोड़ी बहुत साइट आती है, बट एज यू कैन सी मैक्सिमम फोकल जो है वो प्री हिस्ट्री के ऊपर ही यूपीएससी का जो है होता है। रफली पकड़ के चलो कि 10 में से 12 to 14 साइट जो प्री हिस्टोरिकल साइट्स ही आने वाली है। तो वहाँ वाले एरिया में ना खाली पीली का ना जो डाटा है वो रटो मत, वहाँ पे मैक्सिमम फोकल जो है मैपिंग साइट्स पे ही आपका होना चाहिए। एंड वैसे ये बाकी के जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। बट इन एनी केस दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू शो। व्हाट आई वांटेड टू शो यू ओवर हियर इज दैट क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने पेपर 1 की बात की हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इट इज़ बेसिकली व्हाट किलिंग कैंडिडेट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें गड़बड़ क्या है कि यूपीएससी ने ये डाल के रखा है एंशंट इंडिया के सेक्शन में, बट यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं मीडिएवल इंडिया से। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल पूछा है जो 8 एंड 9 सेंचुरी का है, जो अर्ली मीडिएवल पीरियड वाला पार्ट है। वैसे फिर अगर हम लोग ये वाला एस्पेक्ट देखें तो तमिल भक्ति मूवमेंट इन्होंने डायरेक्टली पूछ ली। तमिल भक्ति मूवमेंट अगेन यू कैन क्लियरली सी इट इज़ अलवार नैनार वाला एस्पेक्ट एंड इट इज़ अगेन अर्ली मीडिएवल इंडिया वाला पैक। एंड देयर आफ्टर काल्हाना का राज तरंगिनी, तो डायरेक्टली 12th सेंचुरी की बातें यूपीएससी यहाँ पे कर रहा है। 1149 एडी में काल्हाना का राज तरंगिनी जो लिखा गया था। तो अगर आप मीडिएवल करोगे ही नहीं, आप ये सोच के बैठोगे कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ जो उपिंदर सिंह पढ़ लूंगा और मेरे को मार्क्स आ जाएंगे, तो मार्क्स नहीं आने वाले हैं। बिकॉज होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आउटराइटली किल ऑफ हो गया। किल ऑफ हो गया मतलब अब आपके पास फिर वही ऑप्शन बचता है, सिंस आपने मेंशन किया है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है एंड देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 जो है वो भी आपको करना है। बट ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की जो डिफिकल्टी लेवल है यूपीएससी की वो दिन ब दिन जो है बेसिकली बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन कैरेक्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रिजल्ट ऑफ नीदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस नॉर अ सडन बट अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ रीजनल सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर। तो मतलब आपको बेसिकली नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एमैलगम एंड फिर ये एमैलगम के वजह से जो सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस ग्राउंड लेवल पे हुए वही हड़प्पन्स में कन्वर्ट हुए, ये बताना है। तो इट इज़ नॉट हिस्टोरियोग्राफी। आई एम क्वाइट श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सोचेंगे कि भाई ये तो हड़प्पा की ओरिजिन की हिस्टोरियोग्राफी है, बट भाई नहीं। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो लोकल मतलब चैल्कोलिथिक एंड उसके पहले नियोलिथिक साइट जो हड़प्पन में इवॉल्व हुई है, तो ये दोनों में सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो है उसका आप कंपैरिजन दो। तो क्वेश्चन का डिमांड ही आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे एंड ऐसे लेवल के क्वेश्चन जब आएंगे तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगी ही। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ माय हम्बल सजेशन टू यू, मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल के कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि अर्ली मिडिवल पीरियड जो है 700 से लेके 1200 एडी वाला ये करते ही नहीं है।
बिकॉज अगेन मीडिएवल इंडिया के लिए मैक्सिमम टाइम सतीश चंद्रा पार्ट 1, सतीश चंद्रा पार्ट 2 सजेस्ट किया जाता है, बट यार वो सिर्फ सल्तनत और मुगल कवर करता है। तो अर्ली मीडिएवल इंडिया जिसमें बेसिकली राजपूताना, साउथ इंडिया की पॉलिटी, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो आपको करनी पड़ेगी। एंड फिर एक क्वेश्चन 4 जो इट इज़ अ पाइवोट, आई कैन से ये पाइवोट क्यों होता है, बिकॉज ये क्वेश्चन 4 जो है ये अर्ली मीडिएवल पीरियड में से पूरा का पूरा यूपीएससी पूछना चालू कर दी है। एंड इफ इट इज बिंग आस्क्ड फ्रॉम द अर्ली मीडिएवल पीरियड देन आपको ये वाला जो पीरियड है अब सिग्निफिकेंट लेवल पे करना पड़ेगा, और वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। ये वन ऑफ द सिंगल हैंडेड रीजन है कि यूपीएससी में बच्चे जो है वाई दे आर नॉट एबल टू स्कोर, एंड इनको पेपर 1 जो डिफिकल्ट क्यों जाता है, बिकॉज आपने जो 1 साल 1.5 साल के लिए पढ़ाई की हुई है, ये साल 1.5 साल की पढ़ाई में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन जो है अर्ली मीडिएवल पीरियड, वही आपने स्किप कर दिया है। ये उपिंदर सिंह में भी ठीक से कवर नहीं है, एंड देयर आफ्टर ये इग्नू वाला मटेरियल है उसमें बहुत अच्छे से कवर है, बट बच्चा वो करता नहीं है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। तो ये अप्रोच जो है सबसे पहले इसको आपको सुधारना है, एंड ये अप्रोच सुधारना है मतलब अभी 3 महीने हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं, तो अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो बात करेंगे ही एंशियंट एज वेल एज मीडिएवल के। तो जो टॉपिक मैंने बताया एटलीस्ट बेयर मिनिमम उतने तो आपको कवर अप करने ही करने हैं। अगर वो कवर अप नहीं करोगे देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ वेरी बिग ट्रबल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करते थे। दैट इज़ हाउ बेसिकली वी हैव स्कोर्ड मोर देन 300+ इन दी ऑप्शनल। हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस होता था, क्वेश्चन कहाँ से आने वाले, कहाँ से नहीं आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे है, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जब आप PYQ देखोगे तो उससे आपको एक ट्रेंड समझ में आता है, एंड ये ट्रेंड जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू टैकल अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने आपको एक हड़प्पा का जो क्वेश्चन दिखाया था, अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इसकी जो हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है हड़प्पा ही इम्पॉर्टेंट है। प्री हड़प्पन पीरियड में जाना ही नहीं अपने को, बिकॉज वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, यूपीएससी वहाँ से सवाल नहीं पूछता। अभी 2012 का पेपर मैंने आपको ऊपर ऊपर से दिखाया 2022 का, उसमें हमने देखा कि कोई सवाल नहीं है, एंड सवाल नहीं है तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो वहाँ पे हम लोगों को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर जाने की कोई भी ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोटो हिस्ट्री से चालू करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं एंड आफ्टर इसके ऊपर के सर्टन PYQ जो है उसको मैं बस ऊपर ऊपर से करूँगा। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली इनमें से कुछ PYQ के मैं आंसर अगले 3 दिन लिखने वाला हूँ, एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ सो दैट यू कैन कंपेयर योर आंसर विथ माई आंसर, एंड आफ्टर विल गेट टू नो कि भाई 300+ एंड आफ्टर 250+ वाले में क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली, एंड हाउ कैन यू हेल्प टू इम्प्रूव। दिस एंटायर एक्सरसाइज इज जस्ट टू टेल यू कि हिस्ट्री ऑप्शनल की जो बेसिक गलतियाँ है वो आपको नहीं करनी है। ये बेसिक गलतियों की वजह से मार्क्स नहीं आते हैं, एंड आफ्टर आप ऑप्शनल को ही गाली डालते हो, तो वो मत करो। थोड़ा अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे, एंड तरीके से पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा आपको होगा ही होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इज हड़प्पा, एंड हड़प्पा जो है उसका भी बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे सवाल यूपीएससी ने जो पूछा है वो राइज एंड आफ्टर फॉल पे ही पूछा है। तो जब जब आप एंशंट इंडिया करोगे आपको हमेशा याद रखना है व्हाट इज द राइट अप्रोच टू स्टडी एंशंट इंडिया। तो एंशंट इंडिया पढ़ने का एक राइट अप्रोच क्या है, ये अप्रोच समझने के लिए आपको 6 लिम जो है वो एंशंट इंडिया के समझने पड़ेंगे। सबसे पहला जो होता है आपको सोर्सेस पता होने चाहिए। अगर आप कोई भी ईरा उठा रहे हो देन उसके सोर्सेस मतलब लिटरेरी सोर्सेस एंड देयर आफ्टर फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आपको दोनों पता होने चाहिए। देयर आफ्टर उस पर्टिकुलर पीरियड की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड देयर आफ्टर कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल, सोशल, देयर आफ्टर इकोनॉमिकल एंड देयर आफ्टर कल्चरल अप्रोच, ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। एंड फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मतलब इट इज़ आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। सिंस जब आप सोर्सेस की बात करते हो तो हर एक सोर्सेस में कोई ना कोई तो पॉजिटिव एंड देयर आफ्टर निगेटिव होते हैं, एंड फिर सोर्सेस में हम लोगों को एक इनहेरेंट बायसेस दिखते हैं। तो दैट्स फिर हिस्टोरियन जो है उसके ऊपर फिर मल्टीपल थियरीज देते हैं, एंड फिर आपको ये थियरीज थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है इन ऑर्डर टू हैव दैट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। एकदम सही तरीका होता है। मैं हड़प्पा पकड़ूँ, वैदिक एज पकड़ूँ, मगध पकड़ूँ एंड उसके बीच का महाजनपद, मगध के बाद अल्टीमेटली फिर पोस्ट मौर्यन एज, गुप्ता एज एंड आफ्टर पोस्ट गुप्ता एज, ये सारे ईराज हैं। इन ईराज को मैं उठाऊंगा एंड फिर मैं इसमें क्या पढ़ूंगा, पहले तो मेरे को इनको सोर्सेस पढ़ने हैं इन डिटेल, फिर सोर्सेस पढ़ने के बाद वो सोर्सेस में भाई पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशन क्या है वो मैं पढ़ूंगा, एंड उसके बाद मैं जाऊंगा हिस्टोरियोग्राफी पे।
और ये सारी चीज़ें आपको आंसर में भी दिखनी चाहिए। आई एम गोइंग टू टेक आंसर राइटिंग सेशन कल, तब आपको दिखाई देगा कि आंसर में हाउ आई एम ब्लेंडिंग ऑल दिस थिंग्स इनटू आवर आंसर्स। एंड अगर आप ये ब्लेंड कर पाते हो आंसर में, देन ऑब्वियसली फिर हर एक क्वेश्चन में आपका आधा एक मार्क बढ़ेगा, एंड दैट इज हाउ योर स्कोर विल गो फ्रॉम 250 60 टू 300 प्लस। एंड वही आधा एक मार्क होता है यार, उसके ऊपर हम लोगों को झगड़ना है। एंड वो आधा एक मार्क कब आएगा, जब आप ये राइट अप्रोच जो है वो लेके चलोगे। तो हड़प्पा जो है उसमें आपको सोर्सेज दिखेंगे, दैट इज आर्कियोलॉजिकल, एंड आफ्टर हड़प्पन की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट से, इन्हीं से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट यूपीएससी यहाँ से सवाल नहीं पूछता है, तो यहाँ पे दिमाग नहीं खराब करना है। व्हाट यूपीएससी इज बेसिकली फोकसिंग, इट इज फोकसिंग अपॉन द राइज एंड फॉल। एंड फिर ये राइज एंड फॉल में बहुत सारी हिस्टोरियोग्राफी है, थियरी ऑफ ओरिजिन भी है, थियरी ऑफ डिक्लाइन भी है। तो हिस्टोरियोग्राफी तो है ही, बट हिस्टोरियोग्राफी में भी यूपीएससी ने आजकल एक नया ट्रेंड चालू किया है, जहाँ पे यूपीएससी इज ट्रेसिंग सर्टन सिमिलैरिटीज इन बिटवीन न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक साइड एंड हड़प्पन साइड। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, ये 2017 वाला क्वेश्चन है कि एमर्जेंस ऑफ नॉन हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर, it marks a change not only in subsistent pattern of people but an overall transition from pre to pro historical period। तो मतलब चैल्कोलिथिक पीरियड जो आया, तो चैल्कोलिथिक पीरियड में एक लार्ज सब्सिस्टेंस बेस आया। लार्ज सब्सिस्टेंस बेस मतलब लोगों के पास खाने के लिए अब बथेरे प्रोडक्ट अवेलेबल थे, तो लोगों ने मल्टीपल क्रॉप्स उगाए, लोगों ने मीट कंजम्पशन चालू किया, लोगों ने फिश खाने चालू कर लिए। तो इसके वजह से जो है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड आया। अब बताओ क्या लिखोगे इसके ऊपर। एंड दिस इज समथिंग दैट इज बैफलिंग क्वेश्चंस दैट यूपीएससी इज आस्किंग दिस डेज, जिसकी वजह से यूपीएससी में बच्चे भी परेशान, एंड देयर आफ्टर बच्चों को मार्क्स भी नहीं आते हैं। तो बहुत प्लेन सिंपल टर्म्स में यहाँ पे आपको क्या बताना था, इज बेसिकली इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द चैल्कोलिथिक पीरियड एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द हड़प्पन पीरियड। ये एक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक अर्बन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड मतलब हड़प्पन पीरियड। तो हड़प्पन अर्बन बन रहा है, तो अर्बन कब बनता है कोई भी पीरियड, जब वहां पे एक एग्रीकल्चर बेस हो। एग्रीकल्चर बेस जब होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस आएगा, तब जाके क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री आएगी। एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री आई मतलब माल आएगा, एंड फिर यही माल का जब ट्रेड चालू होगा, तब जाके क्या होगा, एक इलेबोरेट ट्रेड पैटर्न बनेंगे, एंड ट्रेड पैटर्न बनने के बाद आपका अर्बनाइजेशन होगा। तो व्हाट दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज आस्किंग यू इज दैट कि आप बेसिकली सब्सिस्टेंस पैटर्न बताओ। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि सब्सिस्टेंस पैटर्न में कौन से अलग अलग क्रॉप हमको मिले हैं, कौन से एनिमल कंजम्पशन के एविडेंस हमको मिले, एंड देयर आफ्टर फिश ईटिंग कम्युनिटी हमको मिली हुई है। जैसे ही आपने बताया तो यू कैन क्लेम कि देखो भाई खाना बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब खाना जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो नॉन एग्रेरियन बनती है, तो वो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री चालू करेगी, मतलब माल बनाएगी। तो कौन सा माल जो है हमको चैल्कोलिथिक पीरियड में मिला, एंड इसी के वजह से अल्टीमेटली हड़प्पन आया। तो ये प्रोसेस होती है जो हम लोगों को हमेशा इकोनॉमी में पढ़नी है। जब हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते कोई भी इरा के, तो यही होता है कि पहले एग्रीकल्चरल सरप्लस आएगा, जिसके वजह से आपका क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री डेवलप्ड होगा। एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री जब डेवलप्ड होगा मतलब माल आएगा, तभी तो जाके वो ट्रेड होगा। एंड फिर यही वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है कि एमर्जेंस ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर, इट मार्क्स अ चेंज इन द सबसिस्टेंस पैटर्न। तो सबसिस्टेंस पैटर्न मतलब एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी अब आपके पास आ गई है, एंड देयर आफ्टर इट विल लीड टू द ओवरऑल ट्रांजिशन टू द प्रोटो हिस्टोरिकल मतलब अर्बन हड़प्पन पीरियड। एंड फिर अर्बन हड़प्पन पीरियड में वो लेके गया क्या, यस लेके गया। चैल्कोलिथिक पीरियड ने सब्सिस्टेंस पैटर्न आए, बड़े बड़े टाउन्स हमको दिखे हैं, एंड फिर यही चैल्कोलिथिक लोगों ने अल्टीमेटली कॉपर ढूंढा, एंड कॉपर जो हड़प्पन्स को सप्लाई किया, तभी तो जाके वो ब्रॉन्ज एज आया। एंड ये सारी चीज़ें जो बेसिकली आपको लिखनी है, मैं बस आपको ऊपर से अभी समझाया मैंने, इन डिटेल में आंसर ही लिखूंगा, एंड लिखने के बाद यू विल गेट टू सी कि आंसर एग्जैक्टली लिखा कैसे जाता है। बट वो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो दैट्स आपको फोकस कहाँ पे करना है, हड़प्पा का जो राइज है एंड देयर आफ्टर फॉल है। तो एक एक लाइन में बस हिस्टोरियोग्राफी मत पढ़ो, प्रोसेसेस समझो, वरना जो रॉन्ग अप्रोच जो आप लेके बैठो ना कि मैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल बढ़िया से करूंगा एंड हिस्टोरियोग्राफी की एक एक लाइन रट लूंगा ना, आपको हिस्टोरियोग्राफी के प्रोसेसेस समझने ही पड़ेंगे, राइट। और ये हम लोगों ने हमारे पेड लेक्चर्स में, ऑप्शनल के लेक्चर्स में देखे हुए हैं। सिंस दिस लेक्चर्स आर बीन शूटेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव सब्सक्राइब टू आवर पेड बैचेस, बट मैंने इसको ओपन भी रखा है ताकि एक ओवरऑल हिस्ट्री फ्रैटर्निटी है उसको इसका फ़ायदा हो।
तो उन्होंने तो देखा हुआ ही है कि हमने हर एक थियरी जो उसको इन डिटेल पढ़ा था उसमें ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि कैसे न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक एमैलगम लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सेम क्वेश्चन अभी यूपीएससी ने 2022 में रिपीट भी किया था। तो यही से बार बार क्वेश्चंस आते हैं एंड यही वाले जो क्वेश्चन जो है इसकी वजह से ये एरिया फोकस करना है आपको। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सोर्सेज से रिलेटेड है। सोर्सेज से यूपीएससी एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है। एंशियंट एज वेल एज मीडिएवल इंडिया के लिए सोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। टॉकिंग ऑफ सोर्सेज, देन सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। एंड लिटरेरी सोर्सेज में यूपीएससी ने बहुत सारी चीज़ें जो है पूछ ली है। कुछ फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी के, वेदा, उपनिषदा, अर्थशास्त्रा, काल्हानाज राजतरंगिनी। ये क्यों है? ये हिंदू हिस्टोरियोग्राफी से एसोसिएटेड बुक है एंड सिंस गवर्नमेंट इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट हिस्टोरियोग्राफी तो यहाँ से सवाल आते ही है। बट इससे क्या साथ साथ जो है बेसिकली आजकल यूपीएससी ने फॉरेन सोर्सेज के ऊपर भी जो फोकस करना जो है वो चालू कर दिया है। एंड बैक टू बैक पिछले 2 साल में यूपीएससी ने फॉरेन सोर्सेज जो पूछ लिए हैं। तो दैट इज इवन आई थिंक कि इस बार भी ये फॉरेन सोर्सेज से कुछ ना कुछ तो चीज़ें आने वाली हैं। जितने भी फॉरेन अकाउंट है, दैट इज ग्रीक अकाउंट एंड आफ्टर चाइनीज अकाउंट एंड अरेबियन अकाउंट, ये 3 कैटेगरी के फॉरेन सोर्सेज हमको एंशिएंट इंडिया में मिलते हैं। ग्रीक अकाउंट में मेगास्थीनिस आपको पढ़ना ही पढ़ना है एंड आफ्टर एक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है जो हम लोगों को पोस्ट मौर्यन टाइम की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। वो दोनों सोर्सेज आपको थोड़े से डिटेल में पढ़ने हैं। टॉकिंग ऑफ द चाइनीज सोर्सेज, देन 3 चाइनीज सोर्सेज हमारे पास है, फाहिन, ह्यूनसैंग, आइत्सिंग, तीनों आपको पढ़ने हैं। एंड टॉकिंग ऑफ अरेबियन सोर्सेज तो अल सुलेमान, अल मसूद, इन दोनों के सोर्सेज जो है आपको पढ़ने हैं बिकॉज वो अर्ली मीडिएवल इंडिया या फिर लेट एंशिएंट इंडिया का जो डेक्कन एंड साउथ इंडिया है उसकी इंफॉर्मेशन हमको देता है। एंड फिर इसके ऊपर एक ओवरऑल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था जो बिट ईजी लेवल का था कि foreign account as a source of ancient Indian history may have some advantages but also may have few shortcoming. Citing appropriate example, examine the statement. तो पहले तो आपको यहाँ पे तीनों सोर्सेज बताने पड़ेंगे। आपको फैक्चुअल डाटा तो हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर्स में डालना ही पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले जो है ग्रीक सोर्सेज कौन से हैं, चाइनीज सोर्सेज कौन से हैं, अरेबिक सोर्सेज कौन से हैं। एंड इसमें आई एम क्वाइट श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है ना ये अरेबिक सोर्सेज कवर ही नहीं करेंगे, जिससे होगा क्या, आंसर जो है उसमें आप साउथ इंडिया के बारे में कुछ लिख ही नहीं पाओगे। आंसर में आप साइटिंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के दे पाओगे, जैसे कि भाई बायासनेस दिखता है, जैसे ह्यूनसैंग जो है उसने हर्षवर्धन का जो डिफीट है एट द हैंड ऑफ पुलाकेसी इन द सेकेंड वो लिख के ही नहीं रखा है। वैसे ही आप एक और बोल सकते हो कि भाई बहुत ही फैबल स्टोरीज दिखाई देती है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल जो मेगास्थीनिस है उसने बोला है कि भाई चीटिया एंड्स जो है वो माइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ही आ पाएंगे सिंस चाइनीज़ एंड ग्रीक सोर्सेस ने नॉर्थ इंडिया के बारे में ज़्यादा लिख के रखा है। इट इज़ अरेबिक सोर्सेस जो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो ये अप्रोच होता है आपके आंसर राइटिंग का। जैसे ही आपने अरेबिक सोर्सेस को टच कर लिया देन ऑब्वियसली वहाँ पे आपके क्वेश्चन में 1 मार्क या फिर 1.5 मार्क जो है बढ़ जाएगा। तो दैट्स अ फॉरेन सोर्सेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखो बिकॉज वेदा, उपनिषदा, अर्थशास्त्र एंड आफ्टर काल्हानाज राजतरंगिनी ये सबको ही पढ़ता है। बट बच्चा क्या नहीं पढ़ेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा वो है बेसिकली फॉरेन सोर्सेस। एंड फॉरेन सोर्सेस में भी जो नॉन इम्पॉर्टेंट है जैसे आइत्सिंग का अकाउंट हो गया, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी हो गया या फिर अरेबिक सोर्सेस हो, बट उसको पढ़ना है बिकॉज अगर ऐसे वाले सवाल आते हैं एंड फिर यहाँ से यूपीएससी आजकल पूछ भी रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो वैदिक टॉपिक है। एंड अब वेदा में भी हम लोगों को यूपीएससी का एक मार्क ट्रांजिशन दिखाई देता है। एक ज़माने में यूपीएससी पूछा करता था कि भाई पोजीशन ऑफ द वुमन अर्ली लेटर वैदिक एज बताओ कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम अर्ली लेटर वैदिक एज बताओ कैसी थी, इवोल्यूशन ऑफ द वर्ण सिस्टम अर्ली लेटर वैदिक एज भाई बताओ कैसी थी। आजकल यूपीएससी को एक अलग चस्का चढ़ा हुआ है एंड वो अलग चस्का जो उपनिषद का है। नाउ ट्रस्ट में उपनिषदिक लिटरेचर ना आपको ना यूपीएससी में कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। ये ना इग्नू ने कवर किया है, ना बेसिकली रोमिला थापर ने कवर किया है, और ना ही ये आपके उपिंदर सिंह में आपको दिखाई देगा। बट यूपीएससी इज आस्किंग दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। जैसे टेक एन एग्जाम्पल कि 2 साल पहले 2021 में पूछा था, डू यू कंसिडर दैट उपनिषदिक प्रिंसिपल एम्बॉडी हाई पॉइंट ऑफ द वैदिक राइट रिलीजियस थॉट। अब हमको पता है कि भाई ऋग वेदा है, साम वेदा है, यजुर्वेदा है, अथर्व वेदा है,
इन सब में बेसिकली फिर ब्राह्मण ऐड हुआ, फिर इन सब में अरण्यका ऐड हुआ, एंड देयर आफ्टर फिर इन सब में लेटर ऑन जो है उपनिषद ऐड हुआ। तो उपनिषदा जो है बेसिकली ये 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड वाला डेवलपमेंट है। तो 6th सेंचुरी बीसी इज लेटर वैदिक एज, एंड देयर आफ्टर ये जो वैदिक संहिता बोलते हो आप इसको, ये है अर्ली वैदिक एज का। मैं अभी इतना इन डिटेल नहीं जा पाऊंगा कि संहिता क्या है क्या नहीं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीन्स आंसर राइटिंग, आई एम टेकिंग इट कि आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो अब बेसिकली अर्ली वैदिक एज एंड देयर आफ्टर लेटर वैदिक एज का जो कंपैरिजन है ये उपनिषदा एंड देयर आफ्टर वेदा में होना चालू हो गया। तो यूपीएससी ने इसके ऊपर 2 सवाल ऑलरेडी पूछ लिया कि कंपैरिजन ऑफ उपनिषदा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, कंपैरिजन ऑफ उपनिषदा एंड वैदिक लिटरेचर, एंड दैट्स व्हाई इट इज माय बेसिकली गट फीलिंग कि इस बार यूपीएससी जो है ना कंपैरिजन बिटवीन उपनिषदा एंड जैन पूछ सकता है, या फिर कंपैरिजन ऑफ उपनिषदा एंड हेट्रोडॉक्स सेक्ट कुछ पूछ सकता है। तो ये उपनिषदा के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना, बिकॉज वो पहले वाली जो इजी क्वेश्चन आते थे ना, वुमन, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, अर्ली लेटर वैदिक एज कंपैरिजन, बताओ वो नहीं आने वाले। अब यूपीएससी ने थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज करके रखा है एंड उपनिषदा बेस बन चुका है। 2021, 2020 एंड 2022 तीनों साल उपनिषदा के ऊपर क्वेश्चन ट्रेस किए गए हैं। तो उपनिषदा थोड़ा सा ठीक से करोगे, एंड फिर ये उपनिषदिक प्रिंसिपल उसका कंपैरिजन विद अर्ली वैदिक एज मतलब वैदिक संहिता, उसका कंपैरिजन विद बुद्धिज्म एंड उसका कंपैरिजन विद जैनिज्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर अप करने ही करने हैं, इसको थोड़ा सा मिस आउट मत करना, वरना ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन है इसमें गड़बड़ हो जाएगी। एंड अगेन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आई एम टेलिंग इट टू यू अगेन। ओके, हमारे पेड बैच में हमने उपनिषदिक प्रिंसिपल कुछ कुछ कवर करवाए थे, बट ऑब्वियसली अब जो बेसिकली आंसर राइटिंग हमारी होगी क्लासेस में, उसमें मैं इसको अब और इलेबोरेट करके बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। बट फॉर दोज पीपल हु आर बेसिकली नॉट फ्रॉम आवर पेड बैचेस, उनके लिए इट इज स्पेसिफिकली हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको मिस आउट मत करना है, मार्क्स नहीं आएंगे, वरना वो घिसा पीटा पुराना नॉलेज लेके बैठोगे कि जैसे हरप्पा में भी मैंने आपको बताया कि पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर करके गए, मार्क्स है नहीं आएंगे। यहाँ पे बेसिकली अब हिस्टोरियोग्राफी राइज एंड फॉल जो है उसमें भी हमको एक रिमार्केबल चेंज दिखाई दिया है कि कंपैरिजन हो रहा है चैल्कोलिथिक, न्योलिथिक एंड हरप्पा का, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। यहाँ पे भी उपनिषदा इज नाउ बेस, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट सिंस वी आर उपनिषदिक हिंदू, एंड फिर आजकल सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की बातें होती है, तो दैट्स वाई यूपीएससी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया होगा एंड उपनिषदा के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछने जो है वो चालू किए हैं। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज महाजनपदा। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है महाजनपदा की सोशल डेवलपमेंट। यहाँ से 101% एक क्वेश्चन हर साल फंसता है बिकॉज ये बुद्धिज्म एंड देयर आफ्टर जैनिज्म से एसोसिएटेड है। इट इज़ महाजनपदा पीरियड, 6th सेंचुरी पीरियड, जहाँ पे ये सोशल डेवलपमेंट जो हमको दिखाई दिया है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा वापस से कि बुद्धिज्म के राइज के कुछ जनरल कॉजेस तो हमको पता है, बट यूपीएससी ने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि भाई पॉलिटिकल and economical needs of the ruler, they have been combined with what, then status and economical needs of the merchant class. This together provided the receptive cultural milieu for Buddhism flourish. तो बस ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ठीक से हैंडल करना आना चाहिए। तो जो रूलर है उनके पॉलिटिकल एंड आफ्टर इकोनॉमिकल नीड्स क्या हुआ है जिसके वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। जो मर्केंटाइल क्लास है या फिर मर्चेंट है, उनके बेसिकली स्टेटस वाले नीड, एंड स्टेटस के साथ साथ जो दूसरा है दैट इज बेसिकली इकोनॉमिकल नीड क्या थे जिसकी वजह से उन्हें बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। एंड इसके अलावा आपको तीसरा फैक्टर डालना था, दैट इज अदर फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ द बुद्धिज्म। अगेन मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा अभी के लिए, मैं बस आपको ओवरऑल अप्रोच बता रहा हूँ कि हाउ दिस क्वेश्चंस आर टू बी हैंडल। बट ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर समझने के लिए आपको ये प्रोसेस इलेबोरेटली पता होनी चाहिए। प्रोसेस मतलब महाजनपदा की सोसाइटी आपको पता होनी चाहिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ये सोसाइटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? अगर एंशिएंट इंडिया है तो पोजीशन ऑफ द वर्ण, एंशिएंट इंडिया है तो पोजीशन ऑफ वुमन, एंशिएंट इंडिया है तो पोजीशन ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दिया है कि आर्यनिकल रिलीजन और ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है उसको चैलेंज होकर 62 डिफरेंट सेक्ट या फिर 62 डिफरेंट रिलीजन ऑफ सोसाइटी में आए। तो ये रिलीजन क्यों आए इसके रीज़न आपको इलेबोरेटली पता ही होने चाहिए। तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, एंड नॉट ओनली फैक्चुअल डाटा बट आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल कि रूलर की पॉलिटिकल नीड क्या थी,
तो रूलर की पॉलिटिकल नीड थी कि एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जिसकी हमने बात भी की थी पेड लेक्चर्स में, कि जो आया है किसके थ्रू आया है, पुरोहित के थ्रू आया है। तो जो पुरोहित कोर्ट में बैठा हुआ रहता था, तो वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक्ट कर रहा है रूलर के ऊपर। एंड रूलर जो अब बेसिकली सर्वज्ञानी हो गया है, सर्व पावरफुल हो गया है, तो उसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम पसंद आएगी क्या? नहीं आएगी। वैसे ही फिर अगर रूलर की हम लोग बेसिकली अगर इकोनॉमिकल नीड की अगर बात करें, तो अब रूलर जो है पहले जैसा सिर्फ बलि के ऊपर नहीं बैठा हुआ है ना, बलि के अलावा अब हम लोगों को एक नया टैक्स दिखाई देता है, दैट इज भाग। एंड भाग अगर आ रहा है तो एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट। एंड फिर वैदिक रिलीजन जो है इट इज़ अ सैक्रिफिशियल रिलीजन। सैक्रिफिशियल रिलीजन अगर होगा तो आप क्या सैक्रिफाइसेस करोगे? ऐसा नहीं है ना कि मार्केट से एनिमल लाया और आपने सैक्रिफाइस कर दिया। हमने देखा था कि सैक्रिफाइसेस वही चीज़ों का किया जाता है जो आपको एकदम दिल से प्यारी होती है। तो बेसिकली आपका सैक्रिफाइसेस कैटल पॉपुलेशन का होता है। तो राजा के लिए इकोनॉमिकल नीड ओवर हियर वाज भाग। तो अनलेस एंड अनटिल आप ये इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजीज एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट नहीं बताओगे, वो आधा आधा मार्क जो आपको ये आंसर्स में ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो यही सारी चीज़ें जो है आपको बतानी है। ये वाला आंसर भी आई एम गोइंग टू राइट, जो बेसिकली कल परसों वाले सेशन होंगे, तो उसमें आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली इसको हैंडल कैसे करना है एंड हाउ कैन यू राइट इट। सिंस इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स, देन ऑब्वियसली आपको 4 पेजेस भरने भी है, तो आई टेल यू एग्जैक्टली इसको हैंडल कैसे करना। बट अगेन ये वाले क्वेश्चन हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा इलेबोरेट नॉलेज लगेगा सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ महाजनपद पीरियड, कि ऐसे क्या सोशल कंडीशन डेवलप्ड हुए, ऐसे क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस डेवलप्ड हुए सोसाइटी में, जिसकी वजह से 62 डिफरेंट रिलीजन जो है वो सोसाइटी में आने चालू हुए। तो दिस इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट। देयर आफ्टर फिर मौर्य, अशोका का धम्मा जो यूपीएससी का, अब ये भी एक फेवरेट ही है। 101% यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। बहुत ही कम ऐसे ईयर है जहाँ पे यूपीएससी ने अशोका का धम्मा पूछा नहीं है। एक तो प्री में पूछेंगे या फिर मेंस में पूछेंगे, बट ये आएगा ही आएगा। तो अशोका का धम्मा जो है उसके 13 प्रिंसिपल है, 13 मेजर रॉक एडिक्ट है, मतलब 13 प्रिंसिपल्स है। आई होप आपने मेरे ओपन सेशन भी देखे होंगे एनसीईआरटी वाले, उसमें मैंने ये अशोका का धम्मा एकदम इलैबोरेटली डिस्कस किया था, बस हिस्टोरियोग्राफी उसकी कवर नहीं की थी बिकॉज वो एनसीईआरटी बेस्ड था। बट हमने देखा था कि जो बेसिकली 13 मेजर रॉक एडिक्ट है, ये बेसिकली 13 लाइन्स है। तो आपको ये प्रिंसिपल ही सबसे पहले पता होने चाहिए। मैंने हिस्ट्री में देखा है, इट इज़ वेरी अपसेटिंग फैक्टर फॉर मी एज अ हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट, कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि 13 मेजर रॉक एडिक्ट मतलब कोई 13 अलग पत्थर नहीं है, एक ही पत्थर पे 13 प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। एंड फिर बच्चों को ये प्रिंसिपल भी पता नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल जो है उपिंदर सिंह में है ही नहीं। ये प्रिंसिपल आपको इग्नू में मिलेंगे। तो अगर आपने इग्नू पढ़ा है देन यू विल गेट टू नो एकदम इलैबोरेटली कि ये 13 मेजर रॉक एडिक्ट क्यों बने हैं, इसका पर्पस क्या है एंड इससे एसोसिएटेड हिस्टोरियोग्राफी। तो इट इज़ माई हम्बल सजेशन कि ये 13 प्रिंसिपल देख लो। थोड़ा सा मेरा ओपन एनसीईआरटी वाला सेशन है, वहाँ पे मैंने करके रखा था, चेक इट आउट। आर एस शर्मा एनसीईआरटी साइनिल नागरे, विल फाइंड इट आउट। एंड एक बार एटलीस्ट वो ये जो है मौर्यन वाला चैप्टर एक बार वो पढ़ लेना, ताकि वो फैक्चुअल डाटा की क्लियरिटी हो। बिकॉज अगर ऐसा कोई भी आंसर आता है अशोका का धम्मा, मैं तो ये 13 के 13 प्रिंसिपल लिख ही देता था, मेरे टाइम पे भी आते थे ये सवाल। एंड दैट इज हाउ मेरे को यार 101% मार्क्स ज़्यादा आएंगे ही। अगर मैं 13 प्रिंसिपल लिख रहा हूँ एक एक लाइन में, तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। तो अशोका का धम्मा जो है बेसिकली मोरल अपलिफ्टमेंट एंड देयर आफ्टर सोशल हार्मोनी के लिए ही नहीं बना था, तो ये स्टेट की अथॉरिटी एनफोर्स करने के लिए भी बना था। और ये चीज़ भी हमने हमारे पेड लेक्चर में भी देखी है, मैंने वो ओपन सेशन में भी आपको समझाया था कि अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा इज अ थ्रेट टू द पीपल, बिहेव, या फिर क्या होगा, आपका सत्यानाश होगा। और हमने इसका लोकेशन भी देखा था। ये लोकेशन जो है आउटस्कर्ट ऑफ द एम्पायर पे है, जो मेजर रॉक एडिक्ट अशोका के धम्मा के है वो। हमने कंपेयर भी किए थे पिलर एडिक्ट के साथ। एंड हमने ये देखा भी था कि पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका जो है वो प्राची वाले एरिया में है। प्राची हमने देखा था कि ये बेसिकली उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया है, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। तो वहाँ पे आपको पिलर एडिक्ट दिखाई देंगे। एंड आउटस्कर्ट वाले एरिया में, मतलब अगर आपको हिस्टोरियोग्राफी याद रहेगी रोमिला थापर वाली, कि कोर एरिया था, देर आफ्टर पेरिफेरियल एरिया था, एंड देर आफ्टर फिर कौन सा एरिया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया था। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपको पिलर एडिक्ट दिखाई देंगे, एंड पेरिफेरल एरिया जो है, सॉरी कोर एरिया जो है, वहाँ पे आपको रॉक एडिक्ट दिखाई देंगे। बट कोर एरिया ये आउटसाइड वाला एरिया था, एंड वहाँ पे अगर वो रॉक एडिक्ट है तो इसका मतलब वो न्यूली कॉन्कर्ड एरिया है। एंड फिर वहाँ के लोगों को ये ओपन थ्रेट है कि आपको टॉलरेंस रखना है, आपको बेसिकली रिस्पेक्ट रखना है, आपको धम्मा फॉलो करना है। नहीं फॉलो करोगे तो धम्मा महामात्रा बैठा है, उसको मेरा डायरेक्ट एक्सेस है। मैंने खुद धम्मा फॉलो किए तो मेरा धम्मा घोषा जो है वो हुआ है, तो मैंने भी भेरी घोषा गिव अप कर दिया है।
तो ये सारा क्या है, स्टेट की अथॉरिटी को बढ़ाने का तरीका है। तो ये भी एक काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन वी कैन सी, बट ये ईजी तभी होगा जब आपको 13 प्रिंसिपल पता होंगे। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को पता ही नहीं होते 13 प्रिंसिपल क्या है, एंड उनको लगता है कि उनको अशोका का धम्मा पता है, फिर वो आंसर में मार्क्स कैसे आएंगे ना भाई, नहीं आएंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपके लेवल पे कि जो अशोका का धम्मा जो है उसको इलेबोरेटली पढ़ोगे। एंड ये धम्मा का कंपैरिजन आपको 3 चीज़ों से करना है। सबसे पहले जो है ये धम्मा का कंपैरिजन आपको करना है बुद्धिस्ट लिटरेचर से। दूसरा जो है ये धम्मा जो है उसका आपका कंपैरिजन जो है वो करना है विद दी अर्थशास्त्र। एंड तीसरा जो है ये धम्मा का जो कंपैरिजन है वो आपको करना है क्वाइट इंपॉर्टेंट उपनिषदा। ये उपनिषद बेस बन चुका है, इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। यहाँ से 101% क्वेश्चन फंसते आजकल, तो इसको थोड़ा सा लुकआउट करो, इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करो अपने लेवल पे एंड ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ओके, तो मौर्यंस जो है उनके भी बेसिकली अशोका धम्मा। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा हंच फीलिंग है। ये पता नहीं क्यों बट मेरे को पिछले 2 साल से ये हंच फीलिंग हर साल ही आता है कि इस बार तो पूछ ही लेंगे। यूपीएससी ने पिछले 7-8 साल से यहाँ से सवाल यूजुअली नहीं पूछे हैं, बट एज यूपीएससी ने लास्ट ईयर जो है अर्थशास्त्र एंड अर्थशास्त्र का जो स्टेट मॉडल है वो पूछा था, तो मुझे लगता है कि इस बार यूपीएससी जो है मेगास्थीनिस का जो सोसाइटी मॉडल है या फिर आचार्य चाणक्य की जो बेसिकली स्लेवरी रिलेटेड लॉज है उससे रिलेटेड कोई ना कोई तो चीज़ जो है पूछ लेगा। तो कोई पीवाईक्यू है नहीं दिखाने के लिए, बट मौर्यन सिस्टम में सब यूपीएससी ने बाय एंड लार्ज सारे क्वेश्चन जो एग्जॉस्ट कर लिए हैं। एंड सारी क्वेश्चन जब एग्जॉस्ट होते हैं तो थोड़ा यूपीएससी अलग हट जाता है। जैसे वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि यूपीएससी ने वो एग्जॉस्ट कर लिया, कंपैरिजन ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक एज। तो अब यूपीएससी शिफ्ट हुआ है, किसके ऊपर यूपीएससी शिफ्ट हुआ है, तो यूपीएससी शिफ्ट हुआ है उपनिषदा पे। तो कंपैरिजन विद उपनिषदा किया जा रहा है लेटर वैदिक एज के नाम पे। तो वही मुझे लगता है कि मौर्यन पीरियड में भी सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन है, इसकी कोई ना कोई तो बातें जो है करेंगे। बिकॉज सोशल कंडीशन के ऊपर मेगास्थीनिस दैट इज इंडिका एंड दराफ्टर चाणक्य दैट इज अर्थशास्त्र, इसमें इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन जो है हमको मिली हुई है। एंड वैसे अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो मौर्यंस की अग्रेरियन पॉलिसी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यही अग्रेरियन पॉलिसी जो है इंडिया में फर्स्ट फेज ऑफ फ्यूडलिज्म भी माना जाता है। तो इट वॉज मौर्यन जिनके अंडर ये फ्यूडलिज्म का फर्स्ट फेज जो है चालू हुआ। एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री मौर्यंस में काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे डेवलप्ड हुई, एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री की वजह से ही फिर अल्टीमेटली ट्रेड रूट आया। ट्रेड रूट तो आएंगे तभी ना जब आपके कंट्री में माल होगा, गुड्स बनेगा, एंड दैट्स वाई फिर उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ काफ़ी इलेबोरेटली डेवलप्ड हमको दिखाई देते हैं ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ द मौर्यंस। तो ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मौर्यंस की इकोनॉमिकल पॉलिसी मतलब मौर्यंस की अग्रेरियन पॉलिसी, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एंड वैसे जब आप सोसाइटी में जाओगे तो मौर्यंस के अंदर इंडिका का इंफॉर्मेशन, अर्थशास्त्र का इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद में पोजीशन ऑफ द वुमन, पोजीशन ऑफ द वर्ण एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द हिंदू आर्यनिकल सोसाइटी, एंड उसका कंपैरिजन फिर बुद्धिस्ट एंड जैन सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी सी देख लोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग ड्यू है ना, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है बिकॉज ये ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया मतलब यहाँ से क्वेश्चन फंस नहीं रहा है, बट ये काफ़ी क्रूशल एरिया है। यहाँ से यूपीएससी पिछले 1-2 साल प्रीलिम्स में सवाल डाल रही है। तो प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि अर्थशास्त्र, स्लेवरी लॉ एंड देयर आफ्टर फिर जो मौर्यंस है उनके ऊपर सवाल जो यूपीएससी अब डाल रहा है अपार्ट फ्रॉम अशोका। तो ये इंडिकेशन है कि यूपीएससी बहुत ही जल्दी है सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर के ऊपर जो है शिफ्ट हो रहा है। तो ये ग्रे एरिया यूजुअली पढ़ा नहीं जाता, बट इसको पढ़ के जाना अपने लेवल पे, एंड प्रोसेस सेम होगी कि सोसाइटी में जो पढ़ना है वो, इकोनॉमी में जो पढ़ना है वो, जो मैंने अभी आपको बताया। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल 15 टॉपिक है राइट, सो प्लीज बेयर विथ मी। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इट इज बेसिकली पोस्ट मौर्यन फॉरेन इन्वेजन। नाउ टॉकिंग ऑफ पोस्ट मौर्यन फॉरेन इन्वेजन, देन पोस्ट मौर्यन फॉरेन इन्वेजन हमने देखा था कि पोस्ट मौर्यन फॉरेन इन्वेजन हुए क्यों। सबसे पहले हमने इंडिया की साइंटिफिक फ्रंटियर डिस्कस की थी, काबुल कंधार। काबुल कंधार लाइन है, ये इंडिया का हमेशा से साइंटिफिक फ्रंटियर रहा है। क्यों? बिकॉज ये बेसिकली हिंदू कुश के उस तरफ वाले एरिया है। काबुल से आप नीचे उतरोगे पेशावर, पेशावर से आप नीचे आओगे तक्षशिला, तक्षशिला से नीचे लाहौर, लाहौर से भटिंडा, दिल्ली एंड गंगेटिक वैली। ये एक बेसिकली इन्वेडिंग रूट होता था। या फिर आप कंधार से नीचे उतरोगे कहाँ पे, देन बोलन पास, बोलन पास से नीचे क्वेट्टा वैली, क्वेट्टा से नीचे फिर मुल्तान सिंध, मुल्तान सिंध से फिर अल्टीमेटली उच्च मतलब गुजरात वाला एरिया, एंड फिर वहाँ से नॉर्थ इंडिया पे इन्वेजन। तो जब तक आपके पास हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस के उस तरफ वाले काबुल कंधार नहीं है, तब तक आपके ऊपर इन्वेजन होंगे ही होंगे।
ये हम लोगों ने फिर इलेबोरेटली देखा भी था कि पहले पर्शियन इन्वेजन, देयर आफ्टर ग्रीक इन्वेजन, एंड उसके बाद में फिर मौर्यन एज आया तो कोई इन्वेजन नहीं। मौर्यन कोलैप्स होने के बाद वापस से इंडो ग्रीक, देयर आफ्टर शका, फिर पहलवा एंड देयर आफ्टर कुषाण, ये 4 इन्वेजन इंडिया पे हुए। एंड फिर ये फॉरेन इन्वेजन के पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए। ट्राई टू जॉट डाउन एटलीस्ट 7 to 8 पॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड 7 to 8 कल्चरल इम्पैक्ट, ये आपको पता ही होने चाहिए ताकि आप ये बेसिकली आंसर जो आते हैं वो आप हैंडल कर पाओ। सो फॉर एग्जाम्पल, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑन पोस्ट मौर्यन आर्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर इन लोगों ने सिर्फ लिखा होता ना कि भाई जो फॉरेन इन्वेजन हुए सिर्फ उसी का इम्पैक्ट कल्चर के ऊपर बताओ, या फिर पोस्ट मौर्यन आर्ट मतलब गांधार एंड मथुरा पे बताओ, बट इन्होंने सवाल जो है थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया ये पूछ के कि फॉरेन इन्वेजन एज वेल एज इंडिजीनियस डेवलपमेंट। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस टाइम पे इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो पढ़ते ही नहीं है। आई एम क्वाइट श्योर कि शुंगा हो सकता है, कानवा हो सकता है, सातवाहना हो सकता है, ये 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो इस टाइम पे इंडिजीनियस थी, इनका कल्चर जो है यूजुअली यूपीएससी के बच्चे नहीं पढ़ते, इनके बस पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ते और छोड़ देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि शुंगा का कल्चर, देयर आफ्टर फिर कानवास का कल्चर एंड देयर आफ्टर फिर सातवाहनास का कल्चर क्या था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द शुंगा कल्चर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश हुआ। इट वॉज बिकॉज ऑफ द सातवाहना कल्चर आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश हुआ। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द इन्वेडिंग इंडो ग्रीक एंड देयर आफ्टर शका कुशाना, जिसकी वजह से गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट हुआ। तो आपको ये सारे एंटिटीज़ के कल्चरल एस्पेक्ट पता होने चाहिए, तभी ये वाले क्वेश्चन जो सॉल्व जो है वो होंगे। एंड दैट्स वाई जब आप पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करोगे तो पोस्ट मौर्यन पीरियड मतलब ये 4 इन्वेजन, सातवाहना डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी एंड देयर आफ्टर फिर सबसे पहले वाली जो है दैट इज शुंगा डायनेस्टी, इन सबके कल्चरल एस्पेक्ट तो आपको पता होने ही चाहिए। एंड कल्चर के साथ साथ पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आपको पता ही होने चाहिए। आई एम श्योर पॉलिटिकल आते ही है, कल्चर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है दिखने में आसान लग देगी, चलो हैंडल कर ही लेंगे, बट वो क्रक्स नहीं आएगा यार, मज़ा नहीं आएगा आंसर में। एंड आंसर में अगर मज़ा नहीं आया तो फिर आप ये इसको हैंडल कैसे करोगे। तो ये जो है बेसिकली पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड की जो सोसाइटी है उसके ऊपर यूजुअली यूपीएससी सवाल नहीं पूछता है। एंड देयर आफ्टर इकोनॉमी के ऊपर यूपीएससी ने अब एग्जॉस्ट कर लिए चीज़ें, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे इकोनॉमी से भी कोई सवाल आएंगे। मैंने आपको एक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंसी बुक करने को बोला है, तो दैट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंसी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज उसमें इंडिया के इंटरनल ट्रेड रूट, एक्सटर्नल ट्रेड रूट, एरिथ्रियंसी मतलब रेड सी, तो भरूच एंड देयर आफ्टर कल्याण का जो ट्रेड होता है आपके रेड सी से वो कैसे, वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। इंडिया से कौन से आइटम जो है एक्सपोर्ट होते थे, कौन से आइटम इंपोर्ट होते, तो आपका वो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंसी में ही कवर अप हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिकॉज अब ये वाले क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता यूपीएससी जाएगा इसमें। बस ये 2 चीज़ों के ऊपर ही थोड़ा सा फोकस रखोगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन इज संगम लिटरेचर, लॉन्ग ड्यू है। 2020 में संगम लिटरेचर से लास्ट सवाल जो है वो ट्रेस किया गया है, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ लॉन्ग ड्यू। जब 2 साल कंटिन्यूसली अब ये वाला लिटरेचर एक्स जब यूपीएससी नहीं पूछती है, देन तीसरे साल एंड चौथे साल वो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। तो संगम लिटरेचर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड संगम लिटरेचर जो है उसमें बेसिकली यूपीएससी ने जो सवाल पूछा था लास्ट टाइम, दैट इज डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया एज रिफ्लेक्टेड इन संगम लिटरेचर। बट व्हाट आई एम बेसिकली थिंकिंग राइट नाउ इज दैट कि इसमें भी बेसिकली एक कंपैरिजन आएगा, सो यू नीड टू ट्रेस द सिमिलैरिटी बिटवीन संगम एज एंड देयर आफ्टर वैदिक एज। तो संगम एंड देयर आफ्टर वैदिक एज जो है इनकी सिमिलैरिटी थोड़ी सी ट्रेस करनी है आपको। संगम लिटरेचर में आपको ये डाटा मिल जाएगा कि बेसिकली संगम लिटरेचर का कहना है कि नॉर्थ इंडियंस में आर्यन रहते हैं, आर्यन में 4-fold वर्ण सिस्टम है, हमारे में नहीं है। आर्यन में टाइज ऑफ मैरिजेस है विच इज़ अ गुड थिंग जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। देयर आफ्टर संगम लिटरेचर ने ये भी बताया कि गुरु वशिष्ठ एंड देयर आफ्टर गुरु अगस्त्य ये हमारे हीरो है जो बेसिकली अब नॉर्थ इंडिया के लिटरेचर में हमको दिखाई देते हैं। देयर आफ्टर संगम लिटरेचर में ये भी बताया है कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो है वो साउथ इंडिया में फैलनी चालू हुई है। तो ऐसे 4-5 पॉइंट तो आपको मैंने बता दिए, बट इसको थोड़ा सा इलेबोरेटली पढ़ोगे। इसके अलावा फिर मेलका नाकू क्या होता है, किलका नाकू क्या होता है, 5 इनके जो एपिक है वो क्या होते हैं, या रटो बेयर मिनिमम फैक्चुअल डाटा, बिकॉज ये 20 के बाद सवाल नहीं आया है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से आने की संभावना है जो बढ़ जाती है। तो संगम लिटरेचर, उसके अंदर की पॉलिटी, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट एंड देयर आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका कंपैरिजन विद द वैदिक लिटरेचर,
एंड स्पेसिफिकली दैट इन्फॉर्मेशन जो संगमनी हम लोगों को दे के रखी हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ना है आपको, गॉट इट। तो ये थोड़ा सा आप मिस आउट नहीं करोगे बिल्कुल भी। देर आफ्टर फिर आर्किटेक्चर, अब टेम्पल के ऊपर यूपीएससी ने बथेरे सवाल पूछ लिए। इसी साल 2022 में इन्होंने बहुत ही बेसिक सवाल पूछ लिया था कि विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल, मतलब इट वॉज मैंडेटरी कि आपको थोड़े से डायग्राम निकालने पड़ेंगे, आपको रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल पूछे हैं तो डाटा एंड डाटा के साथ साथ थोड़ा बहुत डायग्राम इज एक्सपेक्टेड। आपको क्या करना है, डिलीनिएट मतलब लिखना है डिफरेंस बिटवीन नगर द्रविड़ा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल इन्होंने अभी पूछा था 2022 में, 21 में उन्होंने पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर है वो पूछ लिया था। एंड दैट्स आई थिंक कि इस बार यूपीएससी जो है ना थोड़ा सा स्तूपा आर्किटेक्चर की तरफ शिफ्ट होगा। तो स्तूपा आर्किटेक्चर जो है दैट इज हर्मिका, छतरी, अंड, प्रदक्षिणापट, तोरण एंड देयर आफ्टर फिर मल्टीपल एडिशन दैट वाज डन बाय अशोका एंड देयर आफ्टर शुंगा डायनेस्टी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो समवेयर रिलेटेड टू द स्तूपा आर्किटेक्चर मुझे लगता है कि यूपीएससी इस बार पूछेगा। बस बैक टू बैक 2 साल अब टेम्पल आर्किटेक्चर हो चुका है एंड टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी कॉमन भी है। इसके ऊपर मैंने जो एनसीईआरटी में वीडियो डाला था, मेरे ऑप्शनल का डाला हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, तो एक बार वो देख लोगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर का वीडियो वही एनसीईआरटी की जो आर.एस. शर्मा वाली सीरीज़ है उसमें मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर का एक वीडियो डाला था जो हमारे ऑप्शनल का ही है। तो एक बार देख लेना बिकॉज इट विल कवर द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम गुप्ता पीरियड से लेके विजयनगर एम्पायर। वो काफ़ी होलिस्टिक वीडियो है तो उसको मिस आउट मत करना, वो एक बार अपने लेवल पे थोड़ा सा देख लोगे। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बार जो है स्तूपा आर्किटेक्चर एंड देयर आफ्टर रॉक कट केव जो है दैट इज बेसिकली 12 हिल केव, नागार्जुनिया केव से लेके एल्लोरा केव जो राष्ट्रकूटा में बनी थी, एक इवोल्यूशन है केव आर्किटेक्चर का। तो ये केव आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखोगे एंड केव आर्किटेक्चर के बारे में ट्राई टू जॉट डाउन मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, ताकि कुछ सवाल आता है दैट यू विल बी एबल टू हैंडल। बट मुझे नहीं लगता इस बार टेम्पल आएगा बिकॉज बैक टू बैक अब 2 साल टेम्पल आ चुका है। बट फिर भी एक बार टेम्पल कर लो, यू नेवर नो, तीसरी बार भी रिपीट कर ले। जैसे हरप्पा का ओरिजिन डिक्लाइन हर साल पिछले 7 साल में यूपीएससी ने रिपीट किया हुआ ही है। तो एक बार वो वीडियो कर लेना ताकि टेम्पल आर्किटेक्चर तो आपका कवर अप हो जाए एंड फिर थोड़ा अपने लेवल पे रॉक कट आर्किटेक्चर एंड देयर आफ्टर स्तूपा आर्किटेक्चर है जो उसका बेसिक फीचर, बिकॉज यहाँ से जो सवाल है वो थोड़े से बेसिक ही आते हैं, बेसिक फीचर भी अगर आपको पता रहेंगे देन आप इसको इजीली हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज चालुक्य एंड पल्लव कॉन्फ्लिक्ट। अगेन ये अर्ली मीडिएवल पीरियड है बट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बिकॉज अभी मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन 4 जो है वहाँ पे बेसिकली यूपीएससी आजकल अर्ली मीडिएवल पीरियड से पूछ रहा है। एंड फिर चालुक्य एंड पल्लव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है। यूपीएससी ने अब यहाँ पे ज़्यादा कल्चर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया है। जैसे 1819 में वैसरा टेम्पल स्टाइल के ऊपर पूछ लिया, 2021 के अराउंड जो है छोल एंड देयर आफ्टर फिर पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर पूछ लिया। तो मुझे लगता है इस बार यूपीएससी थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर शिफ्ट रहेगी। एंड फिर 2 कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में हुए थे इस पीरियड में, एक था चालुक्य पल्लवा एंड दूसरा था राष्ट्रकूटा छोला। राष्ट्रकूटा छोला इतना बड़ा नहीं है, उसमें ज़रा कंटेंट है ही नहीं लिखने के लिए, बट चालुक्य एंड देयर आफ्टर पल्लवा काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट है। पुलाकेशिन द सेकेंड एंड महेंद्र वर्मन एंड उसके बाद में पुलाकेशिन द सेकेंड एंड नरसिम्हा वर्मन। एंड इसके बाद में ये दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें दोनों खत्म हो गए। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आ गई चालुक्य की जगह पे एंड छोल डायनेस्टी आ गई पल्लव की जगह पे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मुझे लगता है वहाँ से थोड़ा सा सवाल जो है आएगा, बिकॉज अब ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो है इसके ऊपर इन्होंने बहुत बार जो है सवाल पूछ लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि पल्लवास के टाइम पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो इन्होंने पूछ लिया। रीजनल टेम्पल आर्किटेक्चर भी यूपीएससी पूछ लेता है एंड एज आई टोल्ड यू और टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बार वीडियो देख लोगे, उसमें सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली अपने आप आपको जो है क्लियरिफाई हो जाएगी। तो ये टॉपिक भी एक बार थोड़ा सा देखोगे, यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा है। Thereafter next one is literary development in post Gupta and early medieval period. And post Gupta early medieval period मतलब जो लोकल लेवल के लिटरेरी डेवलपमेंट हुए उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली डेवलपमेंट ऑफ तमिल लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ द कन्नड़ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ द तेलुगु लैंग्वेज। ये अर्लीस्ट लेवल पे यही ट्रेस हुआ है, इवन तो तेलुगु लैंग्वेज लेटर ऑन विजयनगर में ज़्यादा हुई, बट एटलीस्ट रीजनल आर्किटेक्चर रीजनल लिटरेचर है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखोगे। एंड ये पूरा अर्ली मीडिएवल इंडिया का ही स्लैब उठा लेना 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी एंड इसका रीजनल आर्किटेक्चर जो उसके पॉइंट थोड़े से जॉट डाउन करके रखना, बिकॉज यूपीएससी ने यहाँ से बेसिकली कुछ कुछ सवाल पूछे हैं पिछले 3-4 साल में कंटिन्यूसली, कि जैसे 11th-12th सेंचुरी का अरेबिक पर्शियन लिटरेचर हो गया
देर आफ्टर फिर 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी का संस्कृतिक लिटरेचर हो गया, एंड देर आफ्टर एक बेसिकली ये थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन जो था कि रिलेशनशिप बिटवीन एमर्जेंस ऑफ लिटरेचर इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज इन अर्ली मिडिवल इंडिया। तो ऑब्वियसली रीजनल आइडेंटिटी एंड रीजनल आइडेंटिटी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज के जो लिटरेचर आने लग गए, तो इसका बेसिकली आपको एक लिंक जो है बेसिकली ट्रेस करना जो है यूपीएससी ने बताया है। इट इज़ इंडीड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें आपको सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि लोकल लेवल की डायनेस्टीज क्यों आई, तो आपको इसमें थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ फिडालिज्म समझाना पड़ेगा। लोकल लेवल के डायनेस्टीज ने कैसे रीजनल लिटरेचर पैट्रोनाइज करना चालू किया, एंड तीसरा जो है लोकल लेवल की डायनेस्टीज ने कैसे रीजनल लिटरेचर जो है उसको अपने एरिया में फैलाया, जिसमें लोकल लेवल पे तमिल भक्ति मूवमेंट जो है वो आपको थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, दैट इज अलवार नैनार सेन एंड उनका लिटरेचर, तभी जाके ये सवाल जो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो काफ़ी टीडियस है, बट सिंस यूपीएससी इज आस्किंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईराज लिटरेचर, तो इसको थोड़ा सा देख लोगे। पेड लेक्चर में तो ऑब्वियसली इसको मैंने इलेबोरेटली कवर अप करवा ही है, बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द पेड बैच तो करो, ये फ़ायदा देने वाली चीज़ है। ये डिफ़िकल्ट है बट इसका थोड़ा सा अगर आपने मेहनत की ना ये वाले एरिया में, तो यार ये डेफिनेटली फ़ायदा देगा। और एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पेपर दिखा के भी बताया था कि क्वेश्चन 4 जो अर्ली मिडिवल पीरियड से आ रहा है, यही अर्ली मिडिवल पीरियड से इवन सेक्शन बी जो है उसमें भी क्वेश्चन आ रहा है। तो अर्ली मिडिवल इंडिया जो है उसको थोड़ा सा पी लो, रट के पी लो पूरा का पूरा, बिकॉज ऑफ सिर्फ 3 महीने अपने पास। एंड ये पीरियड में अगर जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है इन पेपर 1। आवर टारगेट इन पेपर 1 इज अचीविंग 150 मार्क्स, 150 पेपर 1, 150 पेपर 2, ये इक्वल ही आने वाला है, तभी जाके 300 प्लस मार्क जो आपको आएंगे। तो ये भी एक बेसिकली यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा निग्लेक्टेड एरिया है बट सवाल बार बार आ रहे हैं। एंड देयर आफ्टर फिर कुछ क्लीच टॉपिक्स है, टॉपिक नंबर 12, 13, 14 एंड 15 जो आपको करनी ही चाहिए, जो आपको एक तो प्री में हेल्प करते हैं या फिर मेंस में हेल्प करते हैं, बट हेल्प तो डेफिनेटली करते हैं। तो सबसे पहले जो है साइंस इन एंशिएंट इंडिया। नाउ टॉकिंग ऑफ साइंस इन एंशिएंट इंडिया, देन साइंस इन एंशिएंट इंडिया में हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले पेंटिंग जो होती है ना उसमें हमको साइंस दिखता है, मल्टीपल कलर इवॉल्व हुए हैं, एंड जब आप कलर की बात करते हो तो आप मिक्सचर ऑफ द कलर की बात करते हो, तो एक केमिकल नॉलेज जो आपको दिखाई देता है। दूसरा जो है मेटलर्जिकल नॉलेज, तो बेसिकली आपने कॉपर ढूंढा, कॉपर से ब्रॉन्ज बनाया, कॉपर एंड टिन एक साथ करोगे तभी ब्रॉन्ज बनेगा, तो एक मेटलर्जिकल नॉलेज उसमें भी दिखता है। एंड देयर आफ्टर आयन बेस इक्विपमेंट आपने बनाए, तो आपको स्मेल्टिंग ऑफ आयन पता था। एंड देयर आफ्टर फिर मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज़ रस्ट फ्री टेक्नोलॉजी, ये भी हमको दिखाई देती है कि आयन को रस्ट फ्री कैसे रखता है, ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास थी। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है उससे हम लोगों ने क्या किया, ब्रॉन्ज के इमेजेस बनाए, एंड ब्रॉन्ज के इमेजेस एकदम फाइनली ट्यून थे, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है ये भी एंशिएंट इंडिया का साइंस है। एंड फिर उसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट मेडिसिनल साइंसेस एंड मैथमेटिकल साइंसेस। तो मेडिसिनल एंड मैथमेटिकल साइंसेस जो है वो भी है। वैसे मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया होल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक ही है, जिसमें अगर डिफरेंट शेप दैट इज बेसिकली जो ज्योमेट्री है उसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमको सुलवा सूत्र में मिलता है 6th सेंचुरी BC। एंड देयर आफ्टर फिर आर्यभट्ट का डेवलपमेंट तो सिग्निफिकेंट ही है। उसके अलावा फिर ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत जो ब्रह्मगुप्ता का था, जिसमें एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया गया, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो सारे डेवलपमेंट आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। एंड देयर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्ट गुप्ता पीरियड, स्पेसिफिकली अर्ली इंडिया पीरियड में फिर हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजीज जो है वो भी आनी चालू हुई। हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजीज में अरघट्टा हमको दिखाई देता है, तो अरघट्टा के बारे में भी आपको इलेबोरेट आइडिया जो है वो होनी चाहिए ना। ये वाला एक क्वेश्चन है जो साइंस से एज सच रिलेटेड नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो है बेसिकली भले ही इन्होंने हाइड्रोलिक रिसोर्सेस लिखे, बट ब्रैकेट में देके रखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द इरिगेशन वर्क। तो बेसिकली टैंक इरिगेशन, वेल इरिगेशन, स्टेप वेल इरिगेशन, ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन तो आए। उसके अलावा कनाल इरिगेशन जो नॉर्थ इंडिया में आया। तो आपको डिफरेंट डायनेस्टीज एंड आफ्टर उनके डिफरेंट इरिगेशन वर्क इसमें बताने थे। अगेन लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है 21 का, तो 21 के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए कि यार हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी क्या लिखे, बट यार हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी नहीं पूछी थी आपको, ब्रैकेट में लिख के दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ द इरिगेशन वर्क पूछे हैं। तो यही होता है, वेल इरिगेशन डेवलप्ड हुए, टैंक इरिगेशन डेवलप्ड हुए, स्टेप वेल डेवलप्ड हुआ, कनाल डेवलप्ड हुए, जिससे पानी खेतों में लाया गया। एंड खेतों में लाने के बाद जो है ये लैंड ग्रांट जो हुए थे उसका फ़ायदा लोगों को होना चालू हुआ। तो लैंड ग्रांट इटसेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने देखे भी रखा है, दैट इज़ बेसिकली फ्यूडलिज्म।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना बेसिकली वही है फ्यूडलिज्म। तो ये फ्यूडलिज्म के जो 3 स्टेजेस है, ये हिस्टोरियोग्राफी ही है इंडिया के फ्यूडलिज्म के ऊपर, सामंतशाही के ऊपर। ये फ्यूडलिज्म मतलब होता क्या है कि एक राजा है, एक प्रजा है, एंड राजा एंड प्रजा का एक ज़माने में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, बिकॉज प्रजा से डायरेक्टली टैक्स जो है राजा वसूल करता था। अब जैसे जैसे राजा की टेरिटरी बढ़ी, राजा ने लैंड ग्रांट चालू कर दिए, मतलब मिडल मैन बनाने चालू किए, विच वे ब्राह्मण क्षत्रिय। तो आपके पास ऊपर राजा आया, बीच में ब्राह्मण क्षत्रिय आया, एंड लोकल लेवल पे पीजेंट रहे। एंड फिर इससे हुआ क्या कि राजा का और प्रजा का कॉन्टैक्ट टूट गया। मिडल मैन ब्राह्मण क्षत्रिय जो है उनका एंड प्रजा का कॉन्टैक्ट बढ़ा, एंड आफ्टर प्रजा के लिए माए बाप कौन बना, यही मिडल मैन, दैट इज बेसिकली ब्राह्मण क्षत्रिय। एंड यही ब्राह्मण क्षत्रियों ने फिर अल्टीमेटली अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो कार्व आउट करनी चालू की। एंड फिर ये इंडिपेंडेंट किंगडम में यू कैन सीरियसली फाइंड मल्टीपल लोकल किंगडम। वाकाटका हो सकती है, सातवाहना हो सकती है, देर आफ्टर फिर राष्ट्रकूट हो सकती है, पल्लवाज हो सकते हैं, चालुक्याज हो सकते हैं, छोल हो सकते हैं, पांड्याज हो सकते हैं। ये सारे लोकल लेवल पे फ्यूडेटरीज थे एक ज़माने में। फिर इन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी किंगडम जो है बनानी चालू की। एंड बाय द टाइम ऑफ द राजपूताना डायनेस्टी, ये तो हम लोग पढ़ेंगे पेड लेक्चर में बाद में, पर आपको पता भी होगा कि गुर्जर प्रतिहारा जो बड़ा एम्पायर था उसका ब्रेकडाउन हो गया इन बिटवीन 5 फ्यूडल लॉर्ड। कौन थे ये? चौहान थे, तोमार थे, देर आफ्टर फिर चंदेलास थे, देर आफ्टर फिर गढ़वाल थे, एंड देर आफ्टर सोलंकी थे। ये पांचों जो है ये गुर्जर प्रतिहारा के नीचे काम करने वाले लोग थे। इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम ही अपने लिए 11th सेंचुरी एडी तक कार्व आउट कर लिया। तो ये प्रोसेस ऑफ फ्यूडलिज्म है। ये फ्यूडलिज्म में आपको वही समझना पड़ेगा कि राजा, फिर प्रजा, एंड देर आफ्टर मिडल मैन। तो इट वॉज मौर्यन, जो मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था, जिन्होंने एग्रीकल्चर में स्लेव्स एंड शूद्रास को एम्प्लॉय करना चालू किया। तो लैंडेड जेंट्री या फिर पीजेंट मौर्यन ने बनाए। एंड इट वॉज मौर्यन जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे इंडिया में राजा प्रजा का रिलेशन डेवलप करना चालू किया। दैट्स अ फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज डेवलप टू मौर्यन। फिर सेकेंड स्टेज जो सातवाहना पीरियड की मानी जाती है, सातवाहना ने लैंड ग्रांट देने चालू किया। ब्राह्मण को बोला कि दूसरे के एरिया में जाओ, वहाँ के एरिया के जो ट्राइबल लोग हैं उनको आर्यनिकल रिलीजन में कन्वर्ट करो, एंड देयर आफ्टर उनसे एग्रीकल्चर करवाओ, टैक्स वसूलो, अपना खर्चा निकालो, बचाओ पैसा ऊपर भेजो। एंड दैट इज ऑफ मिडल मैन जो है वो इंडिया में आने चालू है। पहले ब्राह्मण, दैट इज ब्रह्मदेया लैंड के थ्रू, एंड देयर आफ्टर फिर ये जो है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो है बेसिकली उनको भी लैंड ग्रांट जो है लेटर ऑन दिए गए। ये प्रोसेस जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, तभी बेसिकली आप ये बेसिकली इजी लेवल के जो क्वेश्चन है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, जो 3 स्टेजेस हैं मौर्यन के टाइम पे, पोस्ट मौर्यन के टाइम पे एंड पोस्ट गुप्ता के टाइम पे, 3 स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म का मॉडल आप ठीक से समझा पाओगे। तो ये जो इसके ऊपर सवाल आएंगे ही, एक तो फ्यूडलिज्म के ऊपर जैसे 2021 में डायरेक्ट आया था वैसे, या फिर 2021 में एक और फ्यूडलिज्म के ऊपर क्वेश्चन था, दैट इज लैंड ग्रांट। तो ये दोनों जो फ्यूडलिज्म के ही एस्पेक्ट है, एंड यहाँ से बार बार सवाल आते हैं। तो फ्यूडलिज्म को थोड़ा सा इलेबोरेट पढ़ना है कि हाउ इट डेवलप फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ अशोका टू द टाइम पीरियड ऑफ द राजपूताना डायनेस्टी, तभी जाके इसका फायदा जो है आपको होगा। एंड देयर आफ्टर द नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लीच टॉपिक्स है अगेन, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एंड देयर आफ्टर मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया। एजुकेशन एज वेल एज मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने आपको एक ओपन सेशन में बताया था। अगर आपने वो टेम्पल आर्किटेक्चर का मेरा ओपन वीडियो देखा तो उसी में उसके एंड में जो है मैंने एजुकेशन एंड मैथमेटिकल डेवलपमेंट के ऊपर 2-2 पेजेस में बात भी करके रखी है, तो एक बार वो देख लेना। बट ये कुछ क्रिस्प डाटा जो है वो आपके पास लगेगा, बिकॉज ऐसे उड़ते उड़ते क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको साइंटिफिक डेवलपमेंट पूछी तो उसमें मैथमेटिकल नॉलेज तो आप डाल सकते हो, बट ऐसे भी यूपीएससी जो है बेसिकली एजुकेशनल एंड मैथमेटिकल डेवलपमेंट पूछ चुका है पहले, पिछले 3 साल में नहीं पूछे हैं। दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगेन यहाँ से कोई ना कोई तो क्वेश्चन फंसना जो है वो हो सकता है। तो दिस आर 15 important ancient Indian topic. Why I am telling it to you? I am telling it to you because what I want from you is that कि आपके प्रिपरेशन के जो है हर दिन का बेसिकली एक टॉपिक आप उठाओ एंड इसके ऊपर पढ़ो। ट्रस्ट में अभी तक आपने हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रखा है, ये लैक्यूनाज है आपके प्रिपरेशन के। तो आपने जो अभी तक पढ़ के रखा है उसमें बस आपको थोड़ा सा सेल्फ एक्टिवेट होके ये टॉपिक पढ़ना है। दिन का एक टॉपिक पढ़ो, ज़्यादा मत करना, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी गैदर करो। एंड फिर पहले तो अपने हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ के रखा है, सिंस यू हैव गिवन द प्रीलिम्स, आप अब मेंस देने वाले हो, देन ऑब्वियसली ये क्या है, ये लैक्यूनाज वाले टॉपिक है। ट्रस्ट में इसका फ़ायदा होगा ही होगा आपको। 300 प्लस जो आपको लाने रहते हैं वो क्यों नहीं आते आपको 300 प्लस? ये इसी की वजह से नहीं आते बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप कहीं ना कहीं पे तो निग्लेक्ट करते हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन।
तो बस इसको निगलेक्ट मत करना, जितना भी डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ किया है उसको ध्यान में रखना, आपको इसका फ़ायदा होगा ही होगा। एंड फिर जाते जाते अगेन ओके सारी की सारी चीज़ें जो है उसके बाद में थोड़ा सा बेसिकली रिलेटेड टू द न्यू बैचेस दैट वी आर लॉन्चिंग। तो अभी जो मैंने आपको जितना ज्ञान दिया राइट आपके लैंग्वेज में, वो सारा का सारा ज्ञान ऑप्शनल में तो मैं डेली बेसिस पे देता रहता हूँ। तो दिस इज समथिंग दैट फॉर दोज पीपल जिनके लिए हिस्ट्री जो है नया नया चालू हुआ है, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड फिर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर देन वी आर कमिंग आउट विद द न्यू बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल जो 15 जून से लॉन्च हो रही है। एंड फिर ये वाली बैच में आई एम गोइंग टू कवर बोथ फाउंडेशन एज वेल एज टेस्ट सीरीज। तो आपको फाउंडेशन का भी एक्सेस रहेगा प्लस टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस रहेगा। हमारे फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करें देन ऑब्वियसली एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न इंडिया एंड दरआफ्टर मीडिएवल, एंशियंट, मॉडर्न वर्ल्ड, ये सबके रफली 35 to 40 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू टेक। इसमें आपका मैं एक बेस बनाऊंगा जो आपको एक बेयर मिनिमम नॉलेज आपको लगता है वो। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 3 टाइप के मटेरियल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। क्रक्स मटेरियल जो मेरे प्रिंटेड मटेरियल होते हैं। आपने मार्केट में बहुत बार सुना होगा कि यार सर लोग जो मटेरियल देते हैं ना उसके अलावा रेफरेंस बुक भी पढ़ो, बट मैंने अभी आपको जो टॉपिक दिए है वो आप रेफरेंस बुक में देख लेना, आपको ना समझ आएगा और बहुत ज़्यादा टॉपिक तो मिलेंगे भी नहीं। यार मुझे 300 प्लस है तो आई नो मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी वो 300 प्लस लाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको क्रक्स मटेरियल में डाल के दी हुई है। तो आई एम गोइंग टू फुलफिल दोज लैक्यूनास जिसके वजह से 300 प्लस आपको नहीं आते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन इज ऑलवेज अ गुड थिंग, बट सेल्फ प्रिपरेशन के साथ साथ एक हैंड होल्डिंग असिस्टेंट जो आपको लगेगा दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। एंड अगर आपने मेरा क्रक्स मटेरियल दैट इज प्रिंटेड मटेरियल अगर कंप्लीट कर लिया, आई एम गिविंग यू 101% गारंटी कि आपको रेफरेंस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या है? तो हैंड रिटन नोट्स का मतलब है बेसिकली जब हमारे लेक्चर चलते रहते हैं तो यहाँ पे एक बंदा बैठ के एक हैंड रिटन नोट्स बनाता रहता है, जो एक क्रिस्प शॉर्टर वर्जन होता है हमारे लेक्चर का। ताकि आपको रनिंग नोट्स अगर नहीं बनाए तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज रनिंग नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसका फ़ायदा आपको कहाँ पे होगा पता है? जब आपका जीएस एंड देयर आफ्टर मेंस का जो ऑप्शनल है उसके बीच में जो 5 दिन की छुट्टी मिलती है उसमें आपको पूरा ऑप्शनल जो है वो कवर अप करना पड़ता है। वहाँ पे आपको ये नोट्स का फ़ायदा होगा। 5 दिन में आप ये हैंड रिटन नोट से ईजिली पूरा का पूरा ऑप्शनल जो है कवर अप कर लोगे। एंड तीसरा जो है बेसिकली मेरी पीपीटीज़ तो हमारे प्रोग्राम में आपने देखा ही होगा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने ओपन सेशन मेरे अटेंड किए ही होंगे एंड बाय नाउ यू मस्ट हैव गॉट टू नो कि पीपीटी का कितना ज़्यादा फ़ायदा जो है प्रिपरेशन में आपको होता है। तो इवन पीपीटी का एक्सेस जो है वो भी मैं आपको दूंगा। तो लेक्चर्स होंगे एंड लेक्चर्स के साथ साथ एक कंटेंट आपको मिलेगा एंड डेली बेसिस पे एक बेसिकली आपका जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एंड पीवाईक्यू के मॉडल आंसर है वो भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपका हो जाए। एंड उसके साथ साथ मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स में टेस्ट सीरीज कंबाइन करके रखी है। तो टेस्ट सीरीज जब जब होगी तो यू कैन बेसिकली राइट द टेस्ट एंड यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ। टॉकिंग ऑफ टेस्ट सीरीज, टोटल 12 टेस्ट वी आर गोइंग टू कीप। 4 मतलब बेसिकली टोटल 8 जो है सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न एंड दर आफ्टर वर्ल्ड, ये 4 जो है उसके हर एक के 2, एंशियंट के 2, मीडिएवल के 2, मॉडर्न इंडिया के 2, मॉडर्न वर्ल्ड के 2। और ऐसा मत समझना सेक्शनल टेस्ट है मैं तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें भी 8 के 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो भले ही वो सेक्शनल है बट स्टिल इट इज़ अ फुल लेंथ वन। एंड दर आफ्टर प्रॉपर एंशियंट इंडिया, मीडिएवल, सॉरी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, ऐसे टोटल 4 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी वी आर गोइंग टू कंडक्ट। तो अब ऑब्वियसली ये वाला जो माहौल है, ये वाला जो बेसिकली टाइम पीरियड है, ये मेंस का पीरियड है एंड मेंस में आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो यार कब करेंगे, राइट? वैसे तो मैं मेरे पेड बैच में हमेशा बताते रहता हूँ कि आंसर राइटिंग जो है वो करने का टाइम आफ्टर प्रीलिम्स होता है, बट ऑब्वियसली अब प्रीलिम्स हो चुकी है। तो इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, दिस इज़ अ राइट टाइम, एक बार कर लेना एंड फिर इससे कोई ना कोई तो नॉलेज जो आपको गेन होगा ही होगा। एंड अगर बेसिकली दिस इज़ फॉर द फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन जो है बेसिकली वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम 15th जून, एंड ये सारी चीज़ें जो है यू विल गेट इट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट इज़ SN Live। एंड अगर आप बेसिकली फाउंडेशन नहीं करना चाहते हो, यू आर प्रिपेयरिंग डायरेक्टली फॉर द मेंस, अब उतना टाइम नहीं है, तो ओनली ऑप्शनल का जो टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो अभी जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बताया कि इसमें बेसिकली 8 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ होंगे, एंड फिर ये टेस्ट सीरीज जो है उसका सारे पेपर का डिस्कशन आई एम गोइंग टू टेक बाय माई सेल्फ
तो मैं इसका डिस्कशन लूँगा। इसके जो मॉडल आंसर है वो हमारे लेवल के मिलेंगे। मॉडल आंसर के भी डिस्कशन जो है मैंने ओपन सेशन में दे के रखे हैं। कभी सर्च कर लेना कि ऑप्शनल का जो 2022 का मेंस हुआ था लास्ट ईयर, उसका पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों का मैंने ओपन सेशन लेके रखा है। एक बार देख लेना, सो विल गेट आइडिया कि मैं एग्जैक्टली पेपर डिस्कशन है वो कैसे लेता हूँ। इसमें आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे एंड मॉडल आंसर के साथ साथ एक आइडियल अप्रोच बॉक्स भी मिलेगा विच विल हेल्प यू इन डीकंस्ट्रक्टिंग दैट क्वेश्चन इटसेल्फ। एंड ऑब्वियसली जब आप पूरे के पूरे 12 पेपर मेरे साथ रह के सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द नैक ऑफ हैंडलिंग दैट पेपर इटसेल्फ। तो इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल या फिर आपका कोई दोस्त हिस्ट्री ऑप्शनल से है एंड इफ ही इज़ प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द मेंस या फिर टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है, तो एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट अगेन वी आर प्रोवाइडिंग इट। जो 12 टेस्ट है, ये 12 टेस्ट का जो पूरा पैकेज जो है इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 6000 इफ़ यू यूज़ माई कोड SN Live एंड दैट विल बी इट गाइज, राइट। एंड एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये हिस्ट्री हॉराइजन सीरीज़ है। तो हिस्ट्री हॉराइजन सीरीज़ में हम लोग अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं, तो आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। अब यही टॉपिक के जो आंसर राइटिंग अगले 2 से 3 दिन में करेंगे। हर दिन आई विल ट्राई टू राइट 1 आंसर एंड 1 से 2 क्वेश्चन है उसका एक अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ताकि यू विल गेट टू नो कि हाउ 300+ कैंडिडेट राइट्स देयर आंसर एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 300+ इन योर ऑप्शनल पेपर। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर गाइज। विल मीट अगेन टुमारो विद द आंसर राइटिंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days एंड देयर आफ्टर फिर वापस से मैं मीडिएवल जो है उसका क्या करूँगा, एक बेसिकली ये जो है दैट इज टॉपिक डिस्कशन करूँगा एंड मीडियल के ऊपर भी 3-4 आंसर राइटिंग। सेम टॉपिक डिस्कशन जो है वो मॉडर्न इंडिया का होगा, उसके ऊपर 3-4 आंसर राइटिंग। सेम टॉपिक डिस्कशन मॉडर्न वर्ल्ड का होगा, उसके ऊपर 3-4 आंसर राइटिंग के सेशन, ताकि आपको एक इलेबोरेट फ़ायदा जो है ये हिस्ट्री हॉराइजन सीरीज़ का हो। और ये ख़त्म कब होगा, बाय द टाइम पीरियड ऑफ 15 जून। 15 जून को आई एम गोइंग टू रैप इट अप, ताकि बिगिनिंग में ही अगले 15 दिन में ही आपको सारी की सारी जो चीज़ें ऑप्शनल की उसके ऊपर एक होल्ड जो है वो आ जाए। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइज। टुडे विल स्टॉप ओवर हियर, विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम and thereafter we'll take it to the answer writing session. So thank you so much guys, we'll meet again tomorrow. Thank you guys. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।